This session is being recorded, and this is Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode on IELTS reading. मैं हमेशा कहता हूं कि देखो प्यारे बच्चों, शायद किसी हफ्ते तुम लोगों का जमीर जाग जाए और तुम सर की बातों को मान लो बातें। क्वेश्चन वाइज को टारगेट करो, सबसे पहले ब्लैंक्स और उसके बाद दूसरा सवाल ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। जितनी जल्दी हो सकता है तुम इस सवाल को निपटा दो। अच्छा, ये दोनों सवाल सदाबहार हैं। सदाबहार का मतलब है लाजमी तौर पर आएंगे, ब्लैंक्स और ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। इस वक्त आपके सामने ब्लैंक्स का जो पहला सवाल आ रहा है वो सेक्शन 2 में आता है, जनरल रीडिंग का। और ये सवाल होता है तकरीबन 13 नंबर का सवाल है। सेक्शन 2 में 13 मार्क्स का होता है। किस्मत ने साथ दिया तो ये सेक्शन 3 में भी आपको ब्लैंक्स मिल जाती हैं और सेक्शन 3 में भी आपको 5 नंबर की ब्लैंक्स देखी जाती हैं। अगर ये मैंने आपसे कहा ऐसा होता है जनरल रीडिंग के अंदर, तो जनरल वालों के लिए ब्लैंक्स कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। और अगर ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन की बात करूं तो वो आपको सेक्शन 1 के अंदर नजर आते हैं। सेक्शन 1 में ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन आपको नजर आएंगे तकरीबन 5 से 7 नंबर के। कभी 5 नंबर के आते हैं, कभी 7, इन्हीं के दरमियान इसकी स्कोरिंग होती है। आज का ये जो सेशन है, आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो अब आप देख लें जनरल वालों कि तुम्हारी जिंदगी में इन दो टॉपिक्स के टोटल मार्क्स कितने हो सकते हैं। 15, 13 और 5 18, 18 और 5, तुम्हें 22 23 नंबर सिर्फ इन दो टॉपिक से मिलते हैं। लेकिन नहीं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम आपको आसान रास्ता बताते हैं कि भाई आधे से ज्यादा पेपर आपका यहीं से निकल जाता है। आप इन दो टॉपिक्स को सबसे पहले टारगेट करें, ठीक है। एकेडमिक वाले सुन लें। एकेडमिक वालों की जिंदगी में ये दो टॉपिक्स कितने मार्क्स लेकर आते हैं और कौन कौन से जगह पर मिलते हैं। एकेडमिक के अंदर की जो जबान मैं इस्तेमाल करता हूं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पैसेज 1, पैसेज 1 के अंदर आपको ये दोनों सवाल दिखेंगे। और आप कौन कौन से सवाल, ब्लैंक्स, ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन, दोनों आपको ये यहीं पर दिखेंगे। आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आपको पैसेज 2 के अंदर भी ब्लैंक्स मिल जाती है, कभी पैसेज 3 में भी मिल जाती है। तो मैं 2 और स्लैश करके 3 लिख रहा हूं। और वो ब्लैंक्स मैंने 4 से 5 नंबर की देखी है, कभी 4 कभी 5। 3 नंबर की भी आ सकती है, 3 4 5 कर लो, मिनिमम रख लेते आएंगी, लेकिन तुम्हें मिलेंगी और ब्लैंक्स। अच्छा, पैसेज 3 के अंदर एक सवाल और मिलता है तुम्हें जो नाम बदल कर आ जाता है, और मैं उसको यहां पर मेंशन भी कर देता हूं। वो यस, नो और नॉट गिवन के नाम से आ जाता है। कहानी वही है, साइंस वही है जो ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन की है। और ये 5 नंबर का सवाल आता है। अगर तो मैं मिनिमम पे जा रहा हूं, 13 और 3 16, 16 और 5 मिल गए 21 नंबर। सिर्फ ये दो टॉपिक्स पे काम कर लो, सबसे पहले रीडिंग का आधा पेपर निकल जाता है। लेकिन नहीं, हमारी आवाम हमारी सुनती नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें याद रहे कि जो सर मंडे को पढ़ाते हैं, सर का टारगेट होता है हर मंडे को आपको इस हवाले से गाइडलाइंस देते हैं, इसके ऊपर असाइनमेंट्स मिलते हैं। और आप कोशिश करें बुक 11 से लेकर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं वादा कर लेता हूं मुझे वफा करना पड़ जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं अपने सारे बुक 11 to 19 के लेक्चर्स जो मैंने ब्लैंक्स, ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन पर दिए हैं, मैं उनको एक जगह जमा कर देता हूं और वो सारे लिंक्स एक साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर लें, ताकि 2 सवाल को टारगेट कर लें, आधा रीडिंग का पेपर फिनिश्ड। और एक हफ्ते में इसका टारगेट सेट कर लें, एक हफ्ते में मुझे करना है। जितना हो जाए एक हफ्ते में वेरी गुड है। फिर दूसरे हफ्ते दूसरे टॉपिक पे काम करें। ये नहीं कि बस एक ही टॉपिक पे लगे रहें। एक हफ्ते में मैं मटेरियल सारा कंपाइल करके दे दूंगा। जितना हो सकता है सेल्फ स्टडी 2 टॉपिक्स पे करें।
ताकि आपका दिल दिमाग मुतमईन हो जाए, चलो मेरे 2 सवाल हो गए, अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। तो मुझे आप दे दें 24 घंटे की मोहलत। मैं 24 घंटे में सारे अपने लेक्चर्स बुक 11 to 19 के ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ब्लैंक्स के कंपाइल करता हूं और आपसे शेयर कर देता हूं। ठीक है, चलिए वादा कर लिया, वफा करना पड़ेगा मुझे। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे जनरल वालों को कितने मार्क्स, तकरीबन वही मार्क्स मिल रहे हैं, 20, कम से कम 20 मार्क्स मिलेंगे आपको इन 2 टॉपिक से, कम से कम 20 मार्क्स। शुरू करें आज का सेशन। चलिए, अब आपको मजा आएगा, अब आपका टारगेट आपको मिल गया कि नहीं यार, सर की बातें सही हैं, हमें फोकस करना है। अब ब्लैंक्स, जब भी आपके पास ब्लैंक्स आती हैं बेटा, यू डोंट हैव टू रीड थॉरोली। देखो, हर सवाल को डील करने का एक तरीका है, उस तरीके को समझो। तुम्हारे पास ब्लैंक्स आ गई, अपने पास नोट कर लो इस तरह से। मैंने कुछ टीचर्स को देखा अभी पढ़ाते हुए, ऐसे मैं कभी किसी को नहीं देखता ना, मैं किसी को का कोई रेफरेंस देता हूँ। अरे भाई, थ्योरी पढ़ाई जाओगे, बच्चे को प्रैक्टिकल तो करके बताओ। उन्होंने कह दिया, बस ये कह दिया, ब्लैंक्स आए स्कैनिंग करो, करके तो दिखाओ बच्चे को। हम अभी आपको स्कैनिंग करके दिखाएंगे। आपको सिर्फ स्कैन करना है, यू डोंट हैव टू रीड थॉरोली। एक एक लाइन, एक एक वर्ड को नहीं पढ़ना पड़ता जब आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपने सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं आप? सबसे पहली चीज आपको देखनी है, मस्ट बी मैन्युफैक्चर वेल, एग्जाम्पल हैव अ डैश ऑन इट। अच्छा, आप देखो, अपने पास वोकेबलरी लिखा करो। ये जो ईजी है ना, ईजी का मतलब पूरा पाकिस्तान जानता है, ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद कहते हैं हैव अ डैश ऑन इट। अब वहां पर जाओ अपने, और वहां पर लिखा है, देखो, लिफ्टिंग इक्विपमेंट। तो तुम्हें तो, अब तुम पहले पैराग्राफ में ढूंढने बैठ गए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट मिल रहा है तुम्हें? जी सर, यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, एग्जाम्पल मिल रहा है, एग्जाम्पल मिल रहा है। तुम एग्जाम्पल को ढूंढो, तुम सर की बातों को देखो, फॉलो करो। तुम ईजी को ढूंढो, तुम्हें ईजी का मिल रहा है, ईजी तो इस पैराग्राफ में है ही नहीं। हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। अगले अगले पैराग्राफ में जाओ, तुम्हें ईजी का कोई सिनोनिम मिल रहा है? फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, अपने पास वोकेबलरी नोट कर लो। ईजी इज इक्वल टू फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, और वो कहता है हैव अ डैश ऑन इट। अब पूरी आवाम पहुंच जाएगी। हाँ सर, सर मिला मुझे। फॉर एग्जाम्पल इक्विपमेंट, बियरिंग, बियरिंग का मतलब होना, आ, वहां पे भी आ है। सीई मार्क हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ऊपर लिखा हुआ है नो मोर देन 2 वर्ड्स। जब उसने आपको कह दिया है नो मोर देन 2 वर्ड्स, तो बताइए अब आप अपना जवाब क्या लिखेंगे? मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड वेल, मैन्युफैक्चर्ड का कोई सिनोनिम मिल रहा है? कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड, मैन्युफैक्चर्ड। अब तो बहुत सारे वर्ड्स मिल गए, अब पूरी आवाम अपने जवाब पर पहुंचना शुरू हो जाएगी। सर, अब हम क्या लिखेंगे? हम सीई मार्क भी लिख सकते हैं, आ सीई मार्क हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। सही है बेटा। देखो, सर की टिप्स एंड ट्रिक्स देखा करो। सर ने कहा ईजी, फॉर एग्जाम्पल। सर ने कहा देखो कंस्ट्रक्टेड, यहां मैन्युफैक्चर्ड, ये वोकेबलरी नोट किया करो बेटा। और यहां पर आर्टिकल है, तो आर्टिकल को फॉलो करो। मिल गए तुम्हें जवाब? कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई दुश्वारी, कोई टेंशन नहीं? ठीक है ना बेटा, चलिए आगे चलिए। अब वो लिखा हुआ है मे नीड टू गो बिफोर यूज, इससे पहले कि आप इसको इस्तेमाल करें। देखो, ये जो वर्ड होता है ना यूज, ये आपकी रीडिंग के अंदर मैंने बहुत देखा है, और ये अपने खानदान बदल बदल कर आता है। तो देखो, जाओ 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 जाओ, तुम तलाश करो इसको। देखो, तुम्हें ये मिल गया, तुम्हें इसका खानदान मिल गया।
यूज के खानदान को तुमने कैसे पकड़ा? यूजिंग। मे नीड टू अंडरगो डैश बिफोर यूज। अच्छा, बिफोर की जगह पर एक नया वर्ड तुम्हें मिल गया, इससे पहले कि आप इसको इस्तेमाल करें। बताएं हम क्या करें, बताइए। वेरी गुड। पूरी आवाम का जवाब। आप अपने पास कोशिश किया करें, पेंसिल और पेपर रखा करें, और जो आपको सिमिलर वर्ड्स मिल रहे हुआ करें, आप वो लिखा करें। ये वर्ड्स रिपीट होते हैं, देखो टॉपिक ये नहीं आएगा, कंटेंट ये नहीं होगा, लेकिन मैं आपको गारंटेड आपको बोल रहा हूं कि जो टेक्निक्स है ना, जो वोकेबलरी है, वो यही होती है। बिफोर, प्रायर, इससे पहले, यूज और यूजिंग, इसको अपने पास लिख लो। यूज और यूजिंग के, अगर वहां यूज है तो वहां यूजिंग हो सकता है, यूज्ड हो सकता है, और वो मिल गया। और उसके बाद देखें, मे नीड टू गो, इंस्ट्रक्शन फॉर। अब जवाब क्या लिखा है तुम लोगों ने? लिखा है टेस्ट। आपकी चैट्स मैंने ऑन कर ली है। गॉट इट? यहाँ पर जवाब क्या क्या आए मेरे पास? हाय अल्लाह, कैसे कैसे जवाब आए! ओ माय गॉड, किसी का कोई जवाब सही नहीं आया, सब सब बोर्ड क्लीन बोल्ड हो गए। इंस्ट्रक्शन फॉर टेस्ट दैट शुड बी अडर्ड, दैट शुड बी कंडक्टेड, अंडरगो, अंडरगो एडहर्ड। और टेस्ट के अंदर एस ना लगाया तो जीरो। अच्छा, अब देखो, अब आगे देखो, जाओ और कोई ऐसा वर्ड उठाकर लाओ जिससे पहले तुम लोग बचपन से एन लगाते हुए आ रहे हो। जाओ, कोई ऐसा वर्ड उठाकर लाओ जिससे पहले तुम बचपन से एन लगाते हुए आ रहे हो। देखो, पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम ऐसे ही लेकर आ जाओगे। सर ये रहा जवाब, मानते हो? दीज आर टिप्स एंड ट्रिक्स। कौन कहता है रीडिंग का पेपर पढ़ के किया जाता है? फिलिंदा ब्लैंक्स कभी पढ़ के नहीं की जाती है। टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको वही हमेशा सिखाता हूं। आप पढ़ते तो आप क्वालिफाइड शर्मा, तो एन लिखा हुआ ही नहीं है, तो बेटा सिर्फ इंजीनियर उठा लो तो एन लग जाएगा ना, एन इंजीनियर। बस, क्वालिफाइड अगर आपने लिख दिया, जवाब गलत। अगर आपने क्वालिफाइड लिख दिया तो जवाब गलत, क्योंकि क्वालिफाइड से पहले आ लगता है। आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, आपको मिलेगा शून्य, जीरो। आयशा, बातें समझ आ रही हैं? यूज टू स्टैब्लिश एंड कैरी आउट डैश फॉर एनी रिस्क। ठीक है। अच्छा, कभी देखिए आप लोग कोशिश किया करें, पीछे रह जाए ना तो प्रीवियस को छोड़ के बस मंडे से मुझे फॉलो किया करें, और फिर प्रीवियस की टेंशन ना लिया करें। आगे चले, इस वीक को अच्छे से फॉलो करें, असाइनमेंट्स फॉलो करें, जो समझा रहा हूं उसको समझें। ठीक है, हर बुक आप रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ। यूज टू स्टैब्लिश एंड कैरी आउट फॉर एनी रिस्क। रिस्क का दूसरा वर्ड, रिस्क का दूसरा वर्ड तुम देखो, जाओ पहले रिस्क का दूसरा वर्ड लेकर आओ। तुम पढ़ोगे फौरन तुम बता दोगे सर रिस्क का दूसरा वर्ड ये होता है। रिस्क का दूसरा वर्ड डेंजर। वेरी गुड, तुम करीब पहुंच गए हो। अब वहां लिखा हुआ है यूज टू स्टैब्लिश एंड कैरी आउट, किया करते थे। अब क्या किया करते थे भाई? कैरी आउट व्हाट? आइए, कहता है यूज टू स्टैब्लिश एंड कैरी आउट वेयर बाय पॉसिबल डेंजर ऑफ ऑपरेशन आर केयरफुली कैलकुलेटेड, कैरी आउट, and control measures are identified and put in place. Used to establish and carry out. अब carry out क्या? carry out क्या? carry out दो वर्ड्स लिखने की इजाजत है आपको। वेयर, अब देखो इन्होंने जुमले को स्टार्ट यहां से लिया, खत्म वहां किया था रिस्क पर, स्टार्ट यहां पर किया, वेयर बाय एनी पॉसिबल dangers of the operation are carefully calculated and control measures are identified. Control measures for any risk. Carry out control measures for any risk. Carry out control measures. A dash can be consulted. डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं आप लोग? कंसल्ट का मतलब बता दो क्या होता है आसान शब्दों में? कंसल्ट का मतलब क्या होता है?
कंसल्ट का मतलब टॉक, टॉक, कंसल्ट, टॉक। तो कहता है पहले तो जाओ टूल बॉक्स टॉक, नजर आ रहा है, टूल बॉक्स टॉक, टूल बॉक्स टॉक। तो देखिए यहां पर आ गया, किससे कंसल्ट करें हम। देखो कंसल्ट एक फॉर्मल वर्ड है, उसका आसान वर्ड क्या है, टॉक। तो देखिए द प्लान शुड बी टॉक ओवर विद अ लिफ्टिंग क्रू, a a dash can be, a dash can be consulted, consulted is equal to talk। वोकैबुलरी लिखते रहो, कंसल्ट का मतलब नहीं पता तो अब तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। कंसल्ट का मतलब टॉक, तो किससे टॉक करें, देखो अ लिफ्टिंग क्रू, लिफ्टिंग क्रू, लिफ्टिंग लगाना चाहो लगा दो, दो वर्ड्स की इजाजत है, लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। क्रू भी लिख दिया चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब दो वर्ड्स लिखने की इजाजत है तो लिखो भाई, कोई टेंशन नहीं है। 75,000 रुपए दिए, लिखा रहो। अब बताओ सच एज का सिनोनिम क्या होता है, अभी बताया है, सच एज, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, लाइक। ठीक है, फिर कहते हैं सच एज टू मेक श्योर द लोड डज नॉट पास ओवर एनीवन्स हेड, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव से ये जरूर पढ़ लिया करो। इस मैंने ये नहीं कहा इसको भी ना पढ़ो, इसको तो आप रीड करें ना। यूज ऑब्जेक्ट सच एज, अब आपने देखना है किसी का सर, देखें, अब आप किसी का सर देखिए, टू मेक श्योर लोड डज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। और जो मेक श्योर होता है, इंश्योर पिया करो तुम्हें याद रहेगा, नो लिख लो अपने पास, मेक श्योर इज इक्वल टू इंश्योर। मैंने आपकी इस रीडिंग की किताब में तकरीबन इसको 12 से 13 मरतबा पढ़ा है, इंश्योर इज इक्वल टू मेक श्योर। नो वन इज अलाउड टू वॉक अंडर द लोड, देखो नेगेटिव सेंटेंस है, वहां पे भी नेगेटिव सेंटेंस है। द लोड डज नॉट पास ओवर एनीवन्स हेड, एक ही बात है। नो वन इज अलाउड टू वॉक अंडर द लोड व्हाइल इट्स मूविंग। अब वो क्या, अब पीछे चलो, अब आपको फिर यूज नजर आ रहा है, इधर देखो, यूज ऑब्जेक्ट सच एज। अब पीछे चलते हैं, वो क्या कह रही है, यूज ऑब्जेक्ट सच एज। कहता है फर्स्टली इफ अ लोड नीड्स टू बी मूव वेयर वर्कर्स और नंबर ऑफ पब्लिक आर प्रेजेंट, द एरिया मस्ट हैव बैरियर्स और अदर मीन्स टू इंश्योर। अब उसने ऑब्जेक्ट्स का वर्ड हटाकर मीन्स का वर्ड लिख दिया है। आप अगर इस बात को देखें और इस बात को देखें, उसने ऑब्जेक्ट्स की जगह पर क्या लिख दिया, एस और ईएस फॉर्म तो इस्तेमाल किए, लेकिन देखो ऑब्जेक्ट्स, मीन्स। अब बताओ जवाब, सच एज, सच एज, वेरी गुड। बाकी लोग रुकावटें, सच एज, सच एज बैरियर्स, यूज ऑब्जेक्ट्स। अच्छा अगर कॉमन सेंस होता तो आपको पहले से पता होता कि यहां पर जो वर्ड आएगा वो प्लॉरल में आएगा, क्योंकि उसने कहा यूज ऑब्जेक्ट्स सच एज, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करें, कैसे ऑब्जेक्ट्स का, जैसे सच एज। अपॉइंट, नौकरी पे रखें किसको भाई, अपॉइंट। अ डैश टू गिव वर्बल डायरेक्शन टू क्रेन ड्राइवर, तो मैं आप पहले तो क्रेन ड्राइवर को ढूंढे और फिर उसके बाद अपॉइंट देखिए, अपॉइंट। सेकेंडली समवन called a banksman should always be used when moving loads by crane, तो क्रेन ड्राइवर को कौन बताएगा, क्रेन को पकड़ लिया आपने, क्रेन ड्राइवर, क्रेन ड्राइवर, क्रेन, लोड्स बाय क्रेन, आप क्रेन के जरिए मूव कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है क्रेन ड्राइवर को फिर, एज अ क्रेन ड्राइवर ऑफन कैन नॉट सी द लोड, वो नहीं देख सकता, उसको आप गाइड करें, हाँ भाई रेफ कर, राइट कर। तो सेकंड, समवन कॉल्ड अ बैंकमैन, अपॉइंट अ बैंक्समैन, अपॉइंट्स अ बैंक्समैन टू गिव वर्बल डायरेक्शन। देखो वर्बल डायरेक्शन का मतलब क्या है, should always, as a crane driver cannot see especially during touchdown, the person tells, person tells का मतलब give verbal direction, him or her which way to move, more likely to cause,
मैंने लाइकली का जो वर्ड पढ़ा है, पहले लिख लो, मेरी नॉलेज से लिख लो। लाइकली का जो वर्ड मैंने पढ़ा है वो मे बी से पढ़ा है। लाइकली का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। मोर लाइकली टू कॉज, मोर लाइकली टू कॉज, कॉज वजह बन सकते हैं। कॉज का वर्ड मैंने रीजन से पढ़ा है, लिखो अपने पास, पहले लिख लो। कॉज इज इक्वल टू रीजन, लाइकली इज इक्वल टू मे। आओ यहां पर देखते हैं क्या मिलता है हमें। देखो मे और कॉज, वाई, बिल्कुल जब रीजन की बात होगी तो वाई तो आएगा, वाई भी आएगा, वेरी गुड। अच्छा लेकिन यहां देखते हैं हमें यहाँ क्या मिल रहा है। कहता है it is very unusual cranes however easy ignore important secondary refers items attach mechanical load lifted rigging example lifting perhaps, perhaps likely to शायद। आपको पता है ये जो likely to है ये बात करता है मुमकिन है। आपको पता है ये भी इसी खानदान का है, लिख लो अपने पास। मैं लिखवाता भी रहता हूँ अक्सर ये, perhaps, likely to, may। Surprising to note, most injuries occur, most injuries occur due to का मतलब reason, वजह, लिख लो अपने पास। cause is equal to reason due to, reason is equal to why, लिख लो। due to, cause, more likely to cause injuries। सेकेंडरी, अच्छा देखो इसमें उन्होंने आपको एक क्लू भी दिया था, जैसे यहां पर चेन्स और स्लिंग्स हैं, तो देखो चेन्स और स्लिंग्स तुम करीब करीब पहुंच जाते हो, चेन्स और स्लिंग्स। फिर देखो तुम्हारे पास सेकेंडरी लिफ्टिंग इक्विपमेंट आ गया, आ गया सेकेंडरी लिफ्टिंग इक्विपमेंट, तुम स्कैनिंग करते हुए पहुंच गए यहां तक। उसके बाद परहैप्स तुम्हारी वोकैबुलरी है, परहैप्स इज इक्वल टू लाइकली टू, मे बी, प्रोबेबली भी लिख लो, प्रोबेबली। ठीक है, चलिए आगे चलिए। उसके बाद देखें, लिखता है स्टे काम, स्टे काम, रिमेंबर इट इज नॉट अ डायरेक्ट अटैक ऑन यू, डोंट ट्राई टू। नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो जब नेगेटिव सेंटेंस लिखा है तो तुम्हें नेगेटिविटी को तलाश करना है। देखो मुझे नॉट मिला है, मुझे नॉट मिला है, एक यहां पर मुझे नॉट मिल गया, ये देख रहे हो, मैंने कहा था नेगेटिविटी को तलाश करो। कहता है डोंट ट्राई टू डैश द आर्ग्यूमेंट, नॉट पर्सनल, एमिंग टू विन द कन्फ्रंटेशन अकॉम्प्लिशेस नथिंग, नथिंग भी क्या है ना नेगेटिव। मैंने आपसे कहा था नेगेटिव तलाश करें, जहां पर आप नेगेटिव तलाश, नेगेटिविटी तलाश करेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। नेगेटिविटी तो मिल गई, डोंट ट्राई टू डैश द आर्ग्यूमेंट, बताओ क्या लिखोगे, सेंटेंस को पढ़ के जवाब बताओ। ये क्लू याद रखना, जब भी तुम्हारे पास डू नॉट का वर्ड आता है ना बेटा, वो तो आर्ग्यूमेंट हो गया ना। सेंटेंस को बनाकर देखो क्या। वेरी गुड जीनत, बुशरा वेरी गुड। डोंट ट्राई टू, तुम्हारे पास क्लू भी लिखा है, वहां जाओ, डोंट ट्राई टू। वेरी गुड फिजा, रिया वेरी गुड। डोंट ट्राई टू विन द आर्ग्यूमेंट, द कन्फ्रंट्रेशन, सेम। यूजुअली हैड, अब देखो मेरी याद रहेगी टेक्निक, मैंने कहा नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है तो नेगेटिविटी तलाश करो, मुझे नॉट मिला, मुझे नथिंग मिला, मैं नॉट में जुमला ही खत्म हो गया, नथिंग में जब मैंने पूरे सेंटेंस को पढ़ा मुझे जवाब उसी में से मिला। अब देखो यहां पर, देखो इधर देखो, यूजुअली हैड डैश दैट वर नॉट फुलफिल्ड, ये कहलाता है दैट क्लॉज। अच्छा डैश को तलाश करो और दैट को तलाश करो, दैट, तुम देखो दैट तुम्हें मिलता है या नहीं मिलता, पहले तुम दैट क्लॉज तलाश कर लो, मुमकिन है तुम्हें दैट क्लॉज मिल जाए। यूजुअली हैड पास्ट की बात हो रही है, मैं देखो कितनी चीजों को चेक लगाता हूं, पास्ट की बात हो रही है। फिर वो कहता है वर नॉट फुलफिल्ड, नेगेटिविटी को तलाश करो, देखो अब जाओ, और वो कहता है द कस्टमर, तो देखो ऊपर देखो हेडिंग, इसमें टेबल के अंदर हेडिंग को पढ़ा करो, ये ऊपर हेडिंग द कस्टमर, लेट द कस्टमर। अब इसमें पास्ट की बात हो रही है, यूजुअली हैड, यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर, यूजुअली का मतलब होता है नॉर्मली, यूजुअली का मतलब होता है नॉर्मली, आम तौर पर। तो देखिए आप किस वर्ड के साथ जाएंगे।
वेरी गुड। बाकी लोग, यूजुअली का वर्ड पहले आपको तलाश करना है जो यूजुअली से आपका मैच हो जाए। इधर देखिए, ऊपर ही देखें, यूजुअली यहीं पे लिखा हुआ है यूजुअली। फिर नेगेटिविटी देखें, वर नॉट फुलफिल्ड, डिड नॉट मीट देयर, पास्ट की बात भी हो गई। हम कस्टमर इधर देख रहे थे, जब हमें आगे नहीं मिला तो हमने कहा जरा जहां से हमने नथिंग को छोड़ा है वहीं से जरा पढ़ लें, तो वहीं चिपका हुआ है। यूजुअली भी वहीं मिल गया, नेगेटिविटी भी वहीं मिल गई, पास्ट भी वहीं मिल गया, और यूजुअली हैड एक्सपेक्टेशंस दैट वर नॉट फुलफिल्ड। देख रहे हैं, गलती आपके सामने हुई, हम आगे छलांग लगा के चले गए थे कस्टमर आगे देखकर, लेकिन जब नहीं मिला तो हमने रिवर्स मारा फौरन, और वहीं पर जहां पर नथिंग के बाद हमें नथिंग तक पड़ा था वहीं से हमने आगे बढ़ा, वहीं हमें जवाब मिला। हम लोग कभी कभार ये गलती कर देते हैं, हम बहुत लंबी छलांग लगा देते हैं। ठीक है, हमने कस्टमर को देखकर आगे छलांग लगा दी थी, कस्टमर तो जबकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो यूजुअली मेड अ परचेज दैट डिड नॉट मीट देयर एक्सपेक्टेशंस, दैट वर नॉट फुलफिल्ड। अब लिखा हुआ है लिसन वेल, तवज्जो से सुनिए। तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई, लेट द कस्टमर से व्हाट दे नीड टू, कहने दो कस्टमर को जो वो कहना चाहता है, स्ट्रेटेजी। सही है, यूज शॉर्ट फ्रेजेस, रिस्पॉन्ड विथ फ्रेजेस सच एज आई सी, अच्छा, ओके, और बताइए, टेल मी मोर, उसके बाद खामोश हो जाएंगे, देन बी क्वाइट। As the customer expresses their annoyance yet sees you are not reacting, cannot recognize a dash until calm। अब यहां पर देखिए कैन नॉट लिखा हुआ है, नेगेटिव है। अब फिर आपको नेगेटिविटी तलाश करनी है, कैन नॉट रिकॉग्नाइज आ, आप क्या नहीं पहचान सकते जब तक आप उसको तवज्जो के साथ सुन ना लें। The customer needs to do this before being able to hear your solution. Cannot recognize a dash until calm. Cannot recognize a, cannot recognize a dash until the customer need to do this, need to do what, cannot, need to do this, cannot recognize a solution until calm. So your answer goes with very good, solution. Cannot recognize a solution until calm. Get the facts. When the customer has calmed down and feels you have heard his, start asking questions. Ask questions. Mila? And begin a proper conversation. Ask question. Be careful not to give scripted replies, but use an opportunity to start a genuine conversation, proper conversation. Will start to trust you, building a relationship to trust with your customer। हो रही है मैचिंग, सब मैच होता हुआ जा रहा है। सजेस्ट एक्शन, यानी कि कोई सॉल्यूशन बताइए, सजेस्ट सॉल्यूशन, सजेस्ट सॉल्यूशन। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड लेट द कस्टमर नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि सजेस्ट एक्शन। One thing to keep in mind, be sure of your companies। कंपनी का मतलब, कंपनी का मतलब आपके इदारे की, आपके बिजनेस की। Be sure of your company's dash on complaints। One thing to keep in your mind is that you should know what you can and cannot do within the policy of the business you work for। बी श्योर ऑफ योर कंपनीज, लिख लो अपने पास, कंपनी इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी इज इक्वल टू वर्क। जो आपकी कंपनी, जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं, तो
आप बेसिकली बिजनेस करते हैं ना, वर्क, बिजनेस, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, सब एक ही खानदान के लोग हैं। कंपनीज पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस may well make a verbal dash in the future, may well make a verbal dash in the future. पढ़िए, the cost could be minimal, maybe a simple upgrade on the customer next purchase or a small gift certificate. A simple gesture like this could result in a word of mouth recommendation to others. In future वो आपको क्या करेगी? फ्यूचर में आपको वो क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे। आपको आइल्स करना है, SKH को ज्वाइन कर लीजिए। may well make a verbal recommendation in future। ठीक है, इसी तरह का एक असाइनमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा ब्लैंक्स का। ये मत सोचा करें मैं जनरल क्यों या मैं एकेडमिक क्यों, आपको ब्लैंक्स करनी है, उसमें आपको स्कैनिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, आपको एक 20 मिनट का असाइनमेंट दूंगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। मुझे अब थोड़ी देर के लिए आप लोगों का दिमाग चाहिए। क्यों सर? क्योंकि मैं करवाने जा रहा हूं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में बगैर दिमाग के आप नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? जी बिल्कुल बहन, सही बात कर रहे हैं। अब आपके पास मैंने कहा था ना 5 या 7 नंबर के ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आते हैं। अच्छा सर, इसमें करना क्या होता है? इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है। अच्छा अब देखो, जनरल वालों का ये बुक 18 है, जनरल वालों का बुक 18 से ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स का लेवल बिल्कुल वो हो गया है जैसे एकेडमिक वालों का होता है। देखो कितने सेहतमंद हैं। पहले बड़े छोटे छोटे आ रहे थे, अब मैंने देखा बड़े सेहतमंद आ रहे हैं। और मैं इसलिए आज आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक बता रहा हूँ ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की, जो दोनों जगह आपको फॉलो करनी है। तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो से देख लें। आप जब कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें दो बातें होती हैं, याद रखिएगा। दो बातें होंगी जब आप कोई स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही बात आपका ट्रू और फॉल्स का फैसला कर देती है। लेकिन अगर दो बातें होती हैं और दोनों बातों को आप जब पढ़ते हैं और दोनों बातें बिल्कुल सही निकलती हैं, तो आपका जो जवाब होता है वो होता है ट्रू। यानी कि आपने एक स्टेटमेंट, एक बात पढ़ी, दूसरी बात पढ़ी, और जब आपने स्टेटमेंट को वहां पढ़ना शुरू किया, दोनों बातें आपकी मैच कर जाती हैं। जब दोनों बातें आपकी मैच होती हैं तो आपका जवाब होता है ट्रू। लेकिन फॉल्स कब होता है? जब आपने बात को पढ़ा, और बात को जब पढ़ा तो एक बात तो सही निकली, लेकिन आधी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। आधी बात सही है, आधी बात गलत है, तो आपका जवाब फॉल्स हो जाता है। कभी कभार बात एक ही होती है, मोर देन और लेस देन, एक ही वर्ड ने फैसला कर दिया ये फॉल्स है। वहां लिखा हुआ है यूजुअली, वहां लिखा हुआ है हार्डली। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, वो आमतौर से मुझे फोन करती है, और हार्डली का मतलब होता है वो बहुत कम मुझे फोन करती है। तो एक वर्ड फैसला कर देता है ये फॉल्स है। कभी कभार ऐसा भी होता है एकेडमिक और जनरल दोनों के अंदर, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है आपके पास स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, अब आपके पास वो बात हुई ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। ऐसी बात को हम लिखते हैं नॉट गिवन। हम ऐसी बातों को लिखते हैं नॉट गिवन। नॉट गिवन का मतलब होता है ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन बच्चा जो गलती कर रहा है वो कर रहा है आजकल, वो फॉल्स और नॉट गिवन में गलती कर रहा है, कि फॉल्स और नॉट गिवन में वो परेशान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप तवज्जो से सुनिए, लेक्चर में तवज्जो से देखें कि नॉट गिवन और फॉल्स कैसे हो रहा है। ट्रू में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, ट्रू में कोई मसला नहीं आएगा आपको। आइए अब आपके सामने पहले दो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपके साथ। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है? जैसे ही पेपर आपके पास आए, आपको क्या करना है? आप दो स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। देखो, एक ही टेक्निक होती है पेपर को सॉल्व करने की। तुम भले से 25 टीचर से क्लासेस ले लो,
लेकिन पेपर को सॉल्व करने की एक ही टेक्निक है। अब मुझे नहीं पता हर टीचर आपको यही बताता है या नहीं बताता, ठीक है ना, मैंने कभी किसी टीचर को सुनने की कोशिश नहीं की है। हाँ, लोग हमें सुनते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमने कभी किसी को नहीं सुना। हमने अपने तजर्बे से जो सीखा वो आपको सिखाते हैं कि आपने पहले दो स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। अब आपने दो स्टेटमेंट्स पढ़िए, आइए, थॉरो रीडिंग चाहिए, तवज्जो से पढ़ना है। अब मैं स्कैनिंग नहीं कर रहा, अब मैं 7 मिनट मेरे पास होंगे, 7 मिनट के अंदर मुझे इसको सॉल्व करना है। तो 7 मिनट में मैं कहता हूं चलो 8 मिनट ले लो, 1 मिनट में तुम्हें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने का भी देता हूं। ड्राई क्लीनर्स आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर आइटम्स लेफ्ट विद देम even if there is a sign saying the opposite. If the dry cleaner loses an item belonging to you, they should give you enough money to buy a completely new one. आपने अपनी पुरानी जीन्स दी थी धुलने के लिए, वो गायब हो गई। अब वो आपको पूरे पैसे देंगे, 5,500 रुपए, जाओ बेटा जाकर डेनिम की नई पैंट ले लो, तुमने 2 साल पहले ली थी। अब वो आपको पूरे पैसे देगा, सोचने वाली बात है। आइए, ड्राई क्लीनर्स आर dry cleaners are legally required to take responsible care of anything left with them. You can claim compensation if your belongings are damaged or lost while in their care. Even if, वहां पे भी देखो लिखा हुआ even if, पहले स्टेटमेंट में देखो, even if the dry cleaning company has a sign saying that they are not responsible for the items left with them. This is not necessarily true. तो कहता है ड्राई क्लीनर्स आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर आइटम्स लेफ्ट विद देम। देखें, ड्राई क्लीनर्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू टेक अ रिस्पॉन्सिबल केयर फॉर एनीथिंग लेफ्ट विद देम। ये वाली बात सही है? सही है बेटा, आपने इसको लगा दिया हाँ सर, ये वाली बात सही है। ओके ओके। इवन इफ देयर इज अ साइन सेइंग ऑपोजिट, इवन इफ कहां गया इवन इफ मेरा? even if the dry cleaning company has a sign they are not responsible। सारी बातें मैच हो गई। अब आपका जवाब क्या होगा? हंसते खेलते आपने क्या लिख दिया? आपका जवाब हो गया ट्रू। जो स्टेटमेंट लिखे उससे मैच होगा। इफ द ड्राई क्लीनर लूजेज एन आइटम बिलोंगिंग टू यू, आइए होने की बात है। एज सुन एज यू रियलाइज देयर इज अ प्रॉब्लम, contact them and explain the situation. They might offer you compensation right away. If they don't, you should ask them to either cover the cost of repairing item or to pay a replacement if it can't be required. If they have to pay the cost of replacing or damaged or lost item, the maximum they are obliged to offer you is the value of the item when it was left with them. वहां क्या लिखा हुआ है? If the dry cleaner loses, damage, lost, loses, समझ रहे? इधर देखिएगा, lost, loses, conditional sentence, conditional sentence. If they have to pay the cost of replacing a damaged or lost item if the dry cleaner loses an item belonging to you, मिल गया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, ये बात लिखी हुई है। The maximum they are obliged to offer you is the value of the item when it was left with। 5,500 की पेंट आपने खरीदी थी और 2 साल आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। दे शुड गिव यू इनफ मनी टू बाय अ कंप्लीटली न्यू वन। एक बात सही है, ठीक है, दूसरी बात गलत है। अब बताओ जवाब क्या लिखोगे? अब आया समझ के तुम्हारा फॉल्स कैसे हो रहा है? एक बात सही है, दूसरी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो योर आंसर इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आएगा समझ, आएगा आएगा, समझ रहे हो ना बेटा? चलो आगे चलो, चलिए। इफ यू हैव द रिसीट फॉर अ डैमेज आइटम, दो स्टेटमेंट्स फिर पढ़ लीजिए।
If you have the receipt for a damaged item, the company should refund the amount you originally paid for it. It may be possible to get support for your complaint from a dry cleaners trade association. आइए, कहां तक पढ़ा था हमने? इधर से. You will be probably asked to provide evidence. Evidence से मुराद, if you have the receipt for a damaged item, the company should refund the amount you originally paid for it, how much it originally cost. For example, a receipt. The dry cleaner can offer you a reduced amount depending on the condition of the item. The company should refund the amount you originally paid. वहां लिखा हुआ है रिड्यूस्ड अमाउंट, वहां लिखा हुआ है ओरिजिनली पेड. देखिए फिर वही बात सर की, ये वाली बात सच हो रही है, इस पे टिक लगा दें. ये वाली बात पे, इफ यू हैव द एविडेंस, इफ यू हैव द रिसीट, ठीक है. वो कहता है रिफंड द अमाउंट यू ओरिजिनली पेड. जी नहीं, रिड्यूस्ड अमाउंट. वहां पर क्रॉस लग गया. एक सही बात, एक गलत. आंसर आपका क्या हो गया? एब्सोल्युटली फॉल्स. समझ रहे बात? अब आ रही है बात समझ? फॉल्स कैसे होता है? एक बात है, दूसरी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. दोनों बातें ही नहीं है तो बस दैट्स नॉट गिवन. लेकिन आधी बात है, आधी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है. It may be possible to get support for your complaint from a dry cleaners trade association. ये मुमकिन है, possible है, may be possible. पढ़िएगा. ट्रेड एसोसिएशन का वर्ड नजर आ रहा है? ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, ये एसोसिएशन है. देखें, मैंने देखे स्मार्ट रीडिंग करी थोड़ी सी, मैं उड़ता हुआ गया, मैंने किसको ढूंढा? ट्रेड एसोसिएशन. तो कहता है if the dry cleaner is a member of trade association such as the UK Fashion and Textile, you can pass your complaint. It may be possible to get support to them and they may be able, देखो may be able to help you, support you. सारे टिक लग रहे? कंप्लेन, पॉसिबल, सपोर्ट. जवाब क्या लिखोगे? may be able to help you, support you, complain. Your answer is absolutely true. ठीक है? Got it? If you are offered too little, very good Aisha. If you are offered too little compensation, बहुत आपको कम अमाउंट दे दिया, बहुत थोड़ा अमाउंट दे दिया, you can request a free report from an independent organization. जैसे कहते हैं you could get an independent organization you can request, you could get to look at your issue and produce a report, but this could be expensive, often around 100. वहां क्या लिखा हुआ है? वहां क्या लिखा हुआ है? वहां क्या लिखा हुआ है जिस वर्ड को आप बहुत पसंद करते हैं? फ्री. फ्री. वो कहते हैं भाई दिस कुड बी एक्सपेंसिव, £100. तो अब बताइए ये जवाब क्या होगा? एक वर्ड ने फैसला कर दिया, एक वर्ड ने फैसला कर दिया कि सर जी ये है आपका फॉल्स. एक वर्ड ने फैसला कर दिया. ये कह रहे हैं फ्री रिपोर्ट, वो कह रहे हैं भाई क्या हो गया? इट कुड बी एक्सपेंसिव. अगर आप पेपर को समझते हैं तो याद रखें, अभी तक कोई भी नॉट गिवन नहीं आया. अभी तक कोई भी नॉट गिवन नहीं आया. पता नहीं कैसा पेपर इन्होंने आपको दिया, सब ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन दे दिए. और अब आपका स्टेटमेंट बचा है, ये टेक्निक बता रहा हूं. अब दोनों स्टेटमेंट पढ़ लो, दोनों स्टेटमेंट पढ़ो और उस 3-2.5 लाइन को पढ़ो, फिर देखते हैं कौन सा तुम किसको नॉट गिवन कहोगे. Most people who take a case about dry cleaning company to court are satisfied with the outcome. आप याद रखना हमेशा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सब्जेक्ट और वर्ब. मोस्ट पीपल मुझे चाहिए आर सेटिस्फाइड और मुझे चाहिए आउटकम. ये 3 वर्ड सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मैंने उठा लिया.
मोस्ट पीपल आर सेटिस्फाइड विद द आउटकम, ये चाहिए। इफ एन आइटम वॉज लॉस्ट और डैमेज्ड 9 months अगो, यानी कि 9 महीने पहले, ये आपको टाइम लिख कर दिया है, यू कैन स्टिल टेक द ड्राई क्लीनर टू कोर्ट, आप अभी भी ड्राई क्लीनर को कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। इफ यू हैव ट्राइड द ऑप्शन अबव एंड आर स्टिल अनहैप्पी विद द आउटकम, जी जी सर देखें लिखा हुआ है अनहैप्पी विद द आउटकम, वो कहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मोस्ट पीपल, कहाँ लिखा हुआ है हु टेक अ केस अबाउट ड्राई क्लीनिंग टू कोर्ट, कोर्ट की बात कहाँ हुई है, यू कुड टेक योर केस टू कोर्ट, देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर गोइंग टू कोर्ट, और वो टाइम लिमिट क्या है, वो टाइम लिमिट क्या है, 9 months फ्रॉम व्हेन यू टुक द आइटम टू द क्लीनर, यू हैव अप टू 6 years। और वो कहता है इफ एन आइटम वॉज लॉस्ट और डैमेज 9 months अगो, 9 महीने पहले, आपके पास कितना टाइम होता है, 6 साल तक का टाइम है, और वहां तो सिर्फ 9 महीने ही लिखा है, कोई टेंशन नहीं है। आपका कोई आइटम है जो 9 महीने पहले, 10 महीने पहले, 11 महीने पहले, 15 महीने पहले, 4 साल पहले डैमेज हुआ था, आप क्या अभी भी लेकर जा सकते हैं उसको कोर्ट में? देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर गोइंग टू कोर्ट व्हेन यू टुक द आइटम टू द ड्राई क्लीनर, लेकर जा सकता हूं मैं, बिल्कुल लेकर जा सकता हूं, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बस ये आपका ट्रू हो गया, कहीं पर लिखा 6 आपका नॉट गिवन हो गया। आ गई बात समझ? ठीक है, अब आ जाइए शिफ्टिंग टू एकेडमिक। अब आपको अब मुझे बताइएगा एकेडमिक रीडिंग और जनरल रीडिंग में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हम जा रहे हैं आपकी आइल्स 18 आपके सामने आ गई है। मैंने आपसे कहा था कि आपके पास ब्लैंक्स आती हैं और ब्लैंक्स के साथ ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आते हैं। बस एक काम कर लेना, सर की देखो बातों को सुना करो और वो काम याद रखना। वैसे तो मेरी दुआ तुम लोगों के साथ है कि पहले तुम जब इसको स्टार्ट करो तो 1 to 7 तुम लोग पहले ब्लैंक्स को कर लो, ब्लैंक्स को करके फारिग कर दो, ठीक है? और उसके बाद फिर तुम्हारा 8 to 13 स्टार्ट हो। मेरी दुआ है कि ऐसा ही हो। अच्छा, जनरली ऐसा ही आता है पेपर, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वैरायटी बदल जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, कभी 3 फिल इन द ब्लैंक्स फिर ट्रू फॉल्स, फिर 3 फिल इन द ब्लैंक्स फिर ट्रू फॉल्स, वो जरा मुश्किल वैरायटी हो जाती है। काफी दिनों से टकराई नहीं है, लेकिन टकरा सकती है, आती है वो वैरायटी। 2 वैरायटीज है सवाल में। तो अब हमें पहले ये स्कैन करना पड़ेगा कि हमें पहले क्या चीज मिल रही है और क्या वाकई ये ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन हमें बाद में मिल रहे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है देखो अर्बन फार्मिंग, तो अर्बन फार्मिंग तो टॉपिक ही अर्बन फार्मिंग उन्होंने लिख कर दिया हुआ है, तो कोई और वर्ड तलाश करो। वहां पर लिखा हुआ है अर्बन फार्मिंग के साथ एरोपोनिक फार्मिंग, फिर वहां पर लिखा हुआ है हैंड, फिर अर्बन फार्मिंग में इलेक्ट्रिसिटी भी लिखी हुई है। तो अब हम अगर इसको तलाश करते हैं, हमें अर्बन फार्मिंग नजर आ रहा है, और अर्बन फार्मिंग कहता है कैन टेक प्लेस अबव और बिलो द ग्राउंड। तो देखिए, अगर आपकी स्कैनिंग अच्छी है तो आप इसको स्कैन कर लेंगे और फिर फैसला कर लीजिएगा पहले आप क्या करेंगे। ये अर्बन फार्मिंग, यहाँ पर एरोपोनिक फार्मिंग, और ये इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे वर्ड्स को पढ़कर स्कैन कर लेना। अर्बन फार्मिंग, अगर तुम्हारा, और इसको एक्सपेक्ट यही करना कि आखिर में है तो आखिर में तलाश करो। देखो इलेक्ट्रिसिटी, मैंने 3 वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश की थी, फिर आगे लिखा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अगले में देखो कहीं पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तुम्हें नजर आ रही हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल्स नजर आ गई हैं। तो आगे पीछे देखो तुम्हें फ्रूट्स भी कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे।
जी सर, फ्रूट्स भी हमें नजर आ गए। अच्छा, कभी कभार फ्रूट्स लिख कर दे दिए जाएंगे, बनाना, मैंगो, फ्रूट्स लिख कर दे दिए जाएंगे, आपको फ्रूट्स का वर्ड नहीं दिख रहा होगा। अब आप देखें कि आपके पास सिर्फ ये दो पैराग्राफ्स हैं, और ये दो पैराग्राफ्स आपको कितने मार्क्स देंगे? ये लीजिए, 3 3 6, लगा दो छक्का। ट्रू फॉल्स की अभी एक थीम चलती हुई आ रही है, हम ट्रू फॉल्स को पहले निपटाते हैं। इन दो पैराग्राफ से आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन मिलेंगे। ये काम पेपर में जरूर करना कि 1 मिनट रुक जाना एकेडमिक वालों, 2 मिनट रुक जाना और देख लेना कि तुम्हें क्या चीज मिल रही है कहां से। तुमने कहा ले भाई 2 पैराग्राफ करके छक्का मारना है मैंने, लगाओ छक्का। अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबव और बिलो द ग्राउंड। देखें, आइए पढ़ते हैं। अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस बिलो और अबव द ग्राउंड। बताइए, जाएंगे इसके साथ? पहला सेंटेंस पढ़ें ऊपर। अर्बन फार्मिंग इज नॉट ऑफ कोर्स अ न्यू फिनोमेना। इनर सिटी agriculture is booming, dash to dash. Strawberries are being grown in disused shipping containers. Shipping containers जमीन के ऊपर होते हैं। Mushrooms in underground car parks. Mushrooms in underground car parks. Underground का मतलब जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड। शिपिंग कंटेनर जमीन के ऊपर रखे हुए। तो अब बताइए, क्या अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबव और बिलो द ग्राउंड? फाइनल आंसर, चले जाएं इसके साथ, पक्की बात है? ठीक है, कोई परेशानी? चलिए अगला, चलिए। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सम ऑफ द इक्विपमेंट यूज इन कैन बी सम ऑफ द equipment used in urbanic farming can be made by hand. Urban farming relies more on electricity than some other types of farming. देखिए, पढ़िए, कहता है aeroponic farming is, he says, is virtuous. The equipment weighs little, can be installed on almost any flat surface and is cheap to buy. Roughly 1000 to 150 euros पर स्क्वायर मीटर। अब मुझे बताओ, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जल्दी से बताओ, फिर मैं तुम्हें एक बात समझाऊंगा। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बी वेरी क्विक। क्या लिखा हुआ हमने? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। आसिया वेरी गुड, इरफान अली वेरी गुड, अक्सा और फॉल्स, फॉल्स। अच्छा देखें, अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। आपने क्या देखा? आपने इक्विपमेंट को देखा, आपने एरोपोनिक फार्मिंग को देखा। मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, मैं अपने वर्ब को देखता हूं। मुझे बस इस बात के बारे में बता दो कहां लिखा हुआ है कैन बी मेड बाय हैंड। लेकिन सर, प्यारे सर, देखें सर, लिखा हुआ तो है ना एरोपोनिक फार्मिंग इक्विपमेंट। अबे तो लिखा हुआ है, तो वो तो एक नाउन है। यही वो एटीट्यूड है जो आपका पेपर में, देखें ना सर, प्यारे सर, देखें एरोपोनिक, ये देखें ये लिखा हुआ है। सर देखें इक्विपमेंट लिखा हुआ है। सर अब तो ये ट्रू हो गया ना। बस ये नाउन पढ़कर तुम ट्रू कर दोगे? बेटा ऐसे ट्रू और फॉल्स का फैसला नहीं होता है। सर जी, कैन भी लिखा हुआ है, ये देखें कहाँ लिखा हुआ है, कैन बी मेड बाय हैंड।
हाथ दिखा दो, वहां लिखा हुआ है कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑलमोस्ट एनी सरफेस एंड इज चीप टू बाय। खरीदने की बात हो रही है, इंस्टॉल की बात हो रही है। क्या इक्विपमेंट को हाथ से बनाया जा सकता है, ऐसी कोई बात है? नहीं है, तो योर आंसर इज नॉट गिवन, और इसको बच्चा कर देता है फॉल्स। और फिर कहता है अर्बन फार्मिंग रिलायज मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और भाई बिजली बहुत चाहिए, रिलायज मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कहता है इट इज चीप टू रन, इट इज to consuming a tiny fraction of electricity। वो कहता है relies more on electricity। अब बताओ, relies more on electricity। हाँ भाई, टाइनी, बिल्कुल एक बैटरी के बराबर, एक यूनिट भी नहीं करेगा। सो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आई बात समझ? आगे चलिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन एरोपेनिक अर्बन। सर 9 बेटा, इट्स एब्सोल्युटली नॉट गिवन। ऐसा कुछ है ही नहीं ना, कैन बी मेड बाय हैंड, इक्विपमेंट हाथ से बनाए जा सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं। आपने वर्ड इक्विपमेंट पढ़ लिया, एरोपेनिक फार्मिंग पढ़ लिया, कैन बी पढ़ लिया, और आपने जवाब कर दिया ट्रू और फॉल्स। बेवकूफी है। आपने बात पढ़े, क्या लिखा हुआ है? कैन बी मेड बाय हैंड, कहाँ है कैन बी मेड बाय हैंड? 11 चलते हैं। 11 क्या कहता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन एन अर्बन फार्म आर चीपर देन ट्रेडिशनली ग्रोन प्रोड्यूस। आइए, produce grown this way, produce grown this way typically sells at the prices that, while generally higher than those of classic intensive, are lower than soiled base organic growers, are lower, आर चीपर देन। हमारा जमीन में, अमूमन हम जमीन में उगाते हैं सॉइल्ड बेस्ड, जो हमारी एक ऑर्गेनिक ग्रोअर्स हैं, सॉइल्ड बेस्ड, ट्रेडिशनली ग्रोन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस्ड। जो बता दीजिए अमीना बेटा, आर लोअर और आर चीपर में कोई फर्क है? देन ट्रेडिशनली ग्रोन, ट्रेडिशनली ग्रोन का मतलब क्या है? ट्रेडिशनली ग्रोन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मतलब सॉइल बेस्ड ऑर्गेनिक ग्रोअर्स, ये ट्रेडिशनली है, तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आ गई बात समझ? आर चीपर। मोस्ट प्रोड्यूस कैन बी ग्रोन ऑन एरोपोनिक अर्बन फार्म एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। भाई जिस, पूरे साल उगाओ, पूरे साल पैसा कमाओ, पूरे साल। देखो जब ईयर का वर्ड आता है तो महीने आते हैं। ईयर इज इक्वल टू, आपको मंथ्स मिलेंगे, सीजन्स मिलेंगे, समर, विंटर, ऑटम, फॉल। पढ़ो, देयर आर लिमिट्स to what farmers can grow this way, and of course and much the produce is suited to the summer months. Most produce can be grown on aeroponic urban farm at any time of the year। बताओ भाई, और आगे पढ़ लो, बात तो मिल गई है। रूट वेजिटेबल्स we cannot do, and at least not yet। Radishes are okay, but carrots, potatoes, that kind of thing, the roots are simply too long। Fruits trees are obviously not an option, and beans, बस वो मिल गया। is suited to the summer months, यानी कि summer months, इसका मतलब क्या पूरे साल उगा सकते हैं? नहीं भाई, suited to the summer months, वो कह रहे हैं पूरे साल उगाओ जितना। false, it is absolutely false। beans take longer to grow, बीन्स को बहुत वक्त लगता है उगने में। तो बीन्स कहीं लिखे हुए नजर आ रहे हैं? बीन्स, अब देखिए बच्चा कहेगा हाँ हाँ ये रे बीन्स, तुम लोग पढ़ के जवाब दोगे ट्रू या फॉल्स। बीन्स टेंड टू टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर नॉट मच रिटर्न। अब पढ़ो, बीन्स टेक लॉन्गर टू ग्रो ऑन एन अर्बन फार्म देन अदर वेजिटेबल्स। आसिया ने कहा ट्रू। बाकी लोग, बाकी लोग एक सेंटेंस पढ़ना है। इरफान वेरी गुड, दानियाल वेरी गुड, फायका वेरी गुड। वहां लिखा हुआ है बीन्स बहुत ज्यादा, टेक लॉन्गर, बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं। वहां क्या लिखा हुआ है? बीन्स टेंड टू टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। अलग अलग बात है भाई, और ज्यादा फायदा भी नहीं होता है।
और वहां लिखा है फ्रॉम अदर वेजिटेबल्स, ऐसी तो कोई बात ही नहीं लिखी है। तो जब ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी है तो योर आंसर इज नॉट गिवन। हो गया, मुश्किल पार्ट निकल गया आपका, जिसमें दिमाग चाहिए होता है। अब मुझे सिर्फ आपकी आंखें चाहिए और आप 7 मिनट में 7 जवाबात देने जा रहे हैं। आइए, अब आपको सिर्फ स्कैनिंग रह गई है अब आपकी। स्कैनिंग के लिए आपके सामने वर्टिकल ट्यूब्स को ढूंढें। वर्टिकल ट्यूब्स, स्ट्रॉबेरीज, हर्ब्स। आपको स्ट्रॉबेरीज मिलनी चाहिए, स्ट्रॉबेरीज को ढूंढें। वर्टिकल ट्यूब्स, सारे स्ट्रॉबेरीज मिल गई। अब आप ढूंढिए, हर्ब्स को ढूंढिए। सर स्ट्रॉबेरी फिर मिल गई, हर्ब्स ढूंढे, हर्ब्स नहीं मिली सर। आंखें खोलो, वर्टिकल ट्यूब्स मिल गई। हर्ब्स देखो, हर्ब्स जी सर, हर्ब्स भी मिल गई। अब मुझे स्ट्रॉबेरी और हर्ब्स के दरमियान में एक और जवाब ढूंढ के दिखाओ, क्या क्या उग रहा है। तुम सेंटेंस को पढ़ना चाहो पढ़ लो, क्या क्या चीजें उग रही हैं वर्टिकल ट्यूब्स में। अगर तुम्हें वेजिटेबल्स के नाम आते हैं तुम फौरन बता दोगे। यस आसिया, यू हिट द बुल्स आई। सलाद के पत्ते, सही कह रहा हूं मैं। इसी के दरमियान में देखो ना बेटा, स्ट्रॉबेरीज हैं और क्या उग रहा है, स्ट्रॉबेरीज, 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 इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज, 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 स्ट्रॉबेरीज। अब इसके बाद तो बस यही चीज उगाने वाली बची है बेटा। पढ़ लेते, सलाद के पत्ते खाते थे, उसकी इंग्लिश भी याद कर लेते। ठीक है, लेटस। उसके बाद देयर विल बी इवेंचुअली अ डेली हार्वेस्ट ऑफ एज मच एज डैश इन वेट। देखो, वहां पर उसने डैश इन वेट, तुम्हें वहां पर कहीं वेट लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? तुम्हें डैश इन वेट, वेट नजर आ रहा है कहीं लिखा हुआ? वेट नजर आ रहा है? सिर्फ देखो, स्कैन करो तो बताओ तुम वेट को किस, पढ़ी है तुम लोगों ने, क्या फिजिक्स पढ़ी है? वेट का सिंबल क्या होता है? केजी। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन देखो लाइट्स पढ़ा पढ़ा के सारी हमें चीजें याद हो गई हैं। वेट, वेट की आइडेंटिफिकेशन केजी से होती है बस। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आगे देखो लिखा हुआ है फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कौन कहता है कि स्कैनिंग में पढ़ना पड़ता है? आपको सिर्फ वेट पकड़ना था, वेट पकड़ लिया 1000 kg, और आगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिखा हुआ है। आपको 10% नजर आ रहा है? हाँ सर, पहुंच जाओ। उसके बाद क्या, बताओ क्या आएगा यहाँ पर? बस 10% ऑफ द सिटीज डैश ओवरऑल। 10% सिटीज, अपोस्ट्रोफी की जगह पर ऑफ आ जाता है। वेरी गुड, है ना? स्कैनिंग कर लोगे। नहीं, आसिया कहाँ चली गई? 10%, आगे चलो ना, पीछे क्यों जा रहे हो? 10%, 10% ऑफ कंजम्पशन, 10% ऑफ कंजम्पशन, 10% ऑफ कंजम्पशन। इंटेंसिव, इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग। और वहां लिखा हुआ है वाइड रेंज ऑफ डैश यूज, वाइड रेंज ऑफ, बहुत सारे। देखो अब इसका याद रखो, तुम्हारे चाचा पेपर नहीं बनाते। अब ये जो वाइड रेंज ऑफ है ना, इसकी जगह कोई नया वर्ड इस्तेमाल होगा, लेकिन पहले तुम इंटेंसिव फार्मिंग को ढूंढो। तुम्हें इंटेंसिव फार्मिंग मिल जाएगा। देखो इधर, इधर देखो कहीं तुम्हें इंटेंसिव फार्मिंग नजर आ रहा है? जी सर, मिल गया, ये रहा इंटेंसिव फार्मिंग। अब वाइड रेंज ऑफ, आगे चलते हैं तो शायद हमें मिल जाए। ऊपर जाओ, वाइड रेंज ऑफ, कहीं पर ऐसा कुछ वर्ड नजर आ रहा है? वाइड रेंज ऑफ, इधर ही देखो नीचे, वाइड रेंज ऑफ। देखो किस तरह से 17 डिफरेंट, वाइड रेंज ऑफ 17 डिफरेंट। पढ़ो, वाइड रेंज ऑफ डैश टेक्निक्स पॉल्यूट एयर। तो देखो, वी ईट हैव बीन ट्रीटेड विद समथिंग लाइक 17 डिफरेंट पेस्टिसाइड्स। वाइड रेंज ऑफ, वाइड रेंज ऑफ 17 डिफरेंट। रेंज ऑफ की जगह वैरायटी ऑफ भी आ सकता है, सेवरल भी आ सकता है, पेस्टिसाइड्स। आगे उड़ते हुए जाओ, मुझे चाहिए अब न्यूट्रिशंस, पहले लेकर आओ
नहीं, अब 4 के बाद 5 है। मुझे चाहिए क्वालिटी नॉट गुड, मुझे चाहिए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चूजन दैट कैन सर्वाइव लॉन्ग। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, देखो मैंने ये लिखो अपने पास, चूज इज इक्वल टू सेलेक्ट। मैंने ये तकरीबन आपकी पेपर्स में पढ़ा है 10-11 मरतबा। जब भी चूज का वर्ड आता है तो सेलेक्ट का वर्ड आता है। आज देखते हैं आता है कि नहीं आता। ऊपर जाओ, देखो तुम्हारे सर की बात सच हो रही है या नहीं हो रही है। देखो सेलेक्ट का वर्ड तुम्हें मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो वहां पर कैन को भी तलाश करो। तो कहता है चूज दैट कैन सरवाइव, तो वहीं पर बताओ जवाब क्या होगा। और वहां लिखा हुआ है लॉन्ग, तो लॉन्ग क्या होंगे, उसी के आगे पढ़ते हुए जाओ। सेलेक्टेड मिल गया, वैराइटीज आर सेलेक्टेड फॉर देयर कैपेसिटी टू विदस्टैंड सब सब्सटेंशियल जर्नीज। तो लॉन्ग क्या है, दैट कैन सरवाइव लॉन्ग, एस लगा देना। ठीक है, आगे चलो। डैश रिसीव वेरी लिटिल और ऑफ ओवरऑल जर्नीज, वेरी गुड। अच्छा, अब आगे सेंटेंस तुम पढ़ो और मुझे जवाब दो। डैश रिसीव वेरी लिटिल ऑफ ओवरऑल इनकम, बताओ कौन। तुम इस सेंटेंस को पढ़ो, इससे पता चलेगा तुम्हारे लैंग्वेज स्किल्स कितने अच्छे हैं। इस सेंटेंस को पढ़ के तुम्हें जवाब देना है। कहता है 80% ऑफ द प्राइस आई पे गोज टू होलसेलर एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज, नॉट द प्रोड्यूसर्स। तो सबसे कम अमाउंट यानी कि लिटिल अमाउंट 20% किसको मिला, लिटिल ऑफ ओवरऑल इनकम, प्रोड्यूसर्स। एस लगा देना, प्रोड्यूसर्स। अगर यहां पर अब बच्चे सवाल करते हैं सर यहां पर एस ना लगाएं तो जीरो मिल सकता है, कंफर्म, क्योंकि देखो आगे रिसीव लिखा हुआ है, आगे रिसीव लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। अगर ये रिसीव्स होता तो हम सिंगुलर लिखते हैं, प्रोड्यूसर्स लिखेंगे तो रिसीव होगा। अच्छा, आप मुझे न्यूट्रिशंस तलाश करके दो, न्यूट्रिशंस, मुझे न्यूट्रिशंस चाहिए। टू वाटर विच इज नॉट रिसाइकल्ड, और उसके बाद दोबारा सर की बात चेक करो। प्रोड्यूस च्यूजन बिकॉज ऑफ इट्स, तुम दोबारा देखो तुम्हें न्यूट्रिशंस मिल गए। उसके बाद देखो कहीं पर चूजन, मानते हो सर की बात, मानते हो, ये बहुत कॉमन है। प्रोड्यूस चूजन बिकॉज ऑफ इट्स, इट्स व्हाट, देखो डिटर्मिनर मिल रहा है, देखो डिटर्मिनर मिल रहा है। ये देखो, अब आप कहोगे डिटर्मिनर क्या होता है, ग्रामर पढ़ लो बेटा हमसे। तो ये डिटर्मिनर डिटर्मिनर से मैच करता है। फ्लेवर, FLAVOUR लिख दिया तो भी चलेगा, OR लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन रीडिंग में जो स्पेलिंग लिखी है वही छापना। इसी तरह का मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, यू विल फॉलो इट आफ्टर दिस सेशन, राइट। नाउ आई एम स्विचिंग टू आइल्स लिसनिंग। कैप स्मॉल में लिखेंगे बेटा, सब स्मॉल में आएगा। कोई प्रॉपर नाउन होता है तो लिख देते हैं, लेकिन रीडिंग में कोई प्रॉपर नाउन नहीं आता है, ठीक है।